क्या कभी ये सोचा गया है कि बिना किसी मांसपेशी के या बिना हड्डियों के कोई पौधा सैकड़ों फीट सीधा कैसे खड़ा रहता है? और वो भी बिना किसी मोटर या मशीन के। बिल्कुल। मतलब एक विशालकाय रेडवुड पेड़ को ही ले लें, वो 300 फीट से ज्यादा ऊंचा होता है। हाँ, और वो जमीन की गहराई से पानी खींचकर एकदम ऊपर की पत्तियों तक पहुंचा देता है। रोजाना सैकड़ों गैलन पानी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। कोई आवाज नहीं, कोई पंप नहीं। जी, ये कुदरत की एक बहुत ही रहस्यमयी और शांत इंजीनियरिंग है। ये हर पल काम कर रही है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय यही है। हम पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू पर बात करेंगे। एकदम सही। आज हमारा मिशन उन सोर्सेस को खंगालना है जो बताते हैं कि पौधे असल में बढ़ते कैसे हैं, उन्हें इतनी तेज हवाओं में लचीलापन कहाँ से मिलता है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात, वो अपना अपशिष्ट यानी अपना कचरा कैसे प्रबंधित करते हैं। तो चलिए इस रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पौधे और जानवर काम कैसे अलग करते हैं। बिल्कुल, किसी भी जीव की जो लाइफस्टाइल है ना, वही उसके ऊतकों या टिश्यूज का स्ट्रक्चर तय करती है। जंतुओं का पूरा शरीर भागदौड़ के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब जानवरों को तो खाने या छिपने के लिए लगातार भागना पड़ता है। सही कहा। इसलिए जानवरों के ऊतक एक तरह से मोटर की तरह काम करते हैं। उन्हें तुरंत ऊर्जा चाहिए, मांसपेशियां चाहिए। पर पौधे तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, उनका भागना तो मुमकिन ही नहीं है। एकदम सही। इसलिए उनके ऊतक एक मजबूत और आत्मनिर्भर किले की तरह विकसित हुए हैं, एक फोर्ट्रेस जो उन्हें हर मौसम से बचा सके। तो उनके ऊतक एक किले की तरह होते हैं। ये तो काफी तार्किक बात है। हाँ, और इस स्थिर जीवन शैली की वजह से पादप कोशिकाओं में एक बहुत ही खास ढाल होती है। अच्छा, वो ढाल क्या है? उसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है और एक कठोर आवरण का काम करती है, जो जंतुओं में नहीं होती। है ना? बिल्कुल नहीं होती। सोचिए, अगर जानवरों में सेल वॉल होती तो वो लकड़ी की तरह सख्त हो जाते और भाग ही नहीं पाते। पौधों को भागना नहीं है, उन्हें गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ सीधे खड़े रहना है। यानी वो कोशिका भित्ति ही है जो पौधे को वो ढांचागत मजबूती देती है। जी, इसके अलावा वृद्धि या ग्रोथ का भी एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। हाँ, जानवरों की ग्रोथ तो एक निश्चित समय और आकार के बाद रुक जाती है। पर पौधों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वे अपने पूरे जीवन काल में लगातार बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये ग्रोथ हर जगह एक साथ तो नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं, ये कुछ खास हिस्सों तक सीमित होती है और यहीं से पादप ऊतक की असली कहानी शुरू होती है। तो अगर पौधे हमेशा बढ़ते रहते हैं तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनके अंदर मौजूद एक खास प्रकार का ऊतक, जिसे विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब पौधे के असली निर्माणकर्ता। हाँ, सटीक विश्लेषण। अगर आप सही समझ रहे हैं तो ये उन कोशिकाओं का समूह है जो कभी रिटायर नहीं होती। मतलब ये लगातार विभाजित होती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनाती हैं। जी, इनमें विभाजन की अद्भुत क्षमता होती है। पौधे में इनकी जगह के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ मतलब जो बिल्कुल सिरों पर होता है। हाँ, जड़ों और तनों के बिल्कुल टिप्स पर। इसका काम है पौधे की लंबाई बढ़ाना। तो एक तरह से ये पौधे को वर्टिकल ग्रोथ दे रहा है। बिल्कुल, शाखाओं को आसमान की तरफ और जड़ों को जमीन की गहराई की तरफ धकेलना इसका काम है। लेकिन अगर एक पेड़ सिर्फ लंबा होता जाए और उसकी मोटाई न बढ़े तो वो तो अपनी ही ऊंचाई के वजन से गिर जाएगा। यहीं पर दूसरा प्रकार आता है। पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम सक्रिय होता है। अच्छा, तो कैम्बियम तनी की मोटाई बढ़ाता है। हाँ, जैसे जैसे पौधा लंबा होता है, कैम्बियम तने की परिधि को बढ़ाता है। एक भारी छतरी को संभालने के लिए चौड़ा तना तो चाहिए ही। और पेड़ के तनों को काटने पर जो गोल गोल रिंग्स दिखते हैं, जिन्हें वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स कहते हैं, हाँ, वो इसी कैम्बियम की मौसमी गतिविधि का परिणाम होते हैं। और इन्हीं रिंग्स को गिनकर पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है। बिल्कुल सही। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो अक्सर लोगों को उलझाती है। अगर लंबाई शीर्षस्थ ऊतक से बढ़ती है, जो सिरे पर होता है, तो फिर घास काटने की मशीन से लॉन की घास को ऊपर से काट देने के बाद भी वो रातों रात वापस कैसे उग जाती है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। मशीन ने तो उसका सिरा ही उड़ा दिया, तो फिर एपिकल मेरिस्टेम तो रहा ही नहीं। ये विकासवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ तीसरे प्रकार का विभज्योतक काम आता है। वो कौन सा है? उसे अंतर्विष्ट विभज्योतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये पौधे के सिरों पर नहीं होता। तो कहाँ होता है? ये पत्तियों के आधार में या टहनियों के नोड्स के पास छिपा होता है। अरे वाह,
ये तो प्रकृति का एक जबरदस्त बैकअप प्लान लगता है ना? जानवर के चरने या मशीन से कटने के बाद भी पौधे के पास बीच में ऐसी कोशिकाएं बची रहती हैं जो तुरंत वृद्धि शुरू कर देती हैं, ताकि पौधा मरे नहीं। अब एक सवाल ये उठता है कि जो कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं उनका क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। वो कोशिकाएं एक निश्चित आकार और काम ग्रहण कर लेती हैं। इसे विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसके बाद वे स्थायी ऊतक बन जाते हैं? जी, जिन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं कॉलेज के उन छात्रों की तरह हैं जो अभी सीख रहे हैं। हाँ, और स्थायी ऊतक बनने का मतलब है कि उन्हें अब एक पक्की नौकरी मिल गई है। क्या बात है, अब वो पौधे के अलग अलग विभागों में काम करने लगे हैं। ये तुलना काफी रोचक है। अब इन कर्मचारियों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं ना? हाँ, इसमें सबसे पहला नाम आता है पैरेन्काइमा का। ये पौधे का सबसे सामान्य ऊतक है। और इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है भोजन का भंडारण करना। और ध्यान दें, जलीय पौधों में इसका एक बहुत खास रूप होता है। पानी वाले पौधों में? हाँ। क्या खास होता है? जलीय पौधों में पानी में डूबने से बचने के लिए एक खास भौतिकी काम करती है। कमल के पत्तों में पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच बड़ी बड़ी हवा की गुहाएं बन जाती हैं। अच्छा, जिन्हें एरेन्काइमा कहते हैं। बिल्कुल, ये हवा पौधों को एक लाइफ जैकेट की तरह पानी में तैरने में मदद करती है, जिसे बॉयंसी कहते हैं। ये भौतिकी और जीव विज्ञान का बेहतरीन तालमेल है ना? सरल स्थायी ऊतक में दूसरा प्रकार है कोलेनकाइमा। ये पौधे को लचीलापन देता है। तभी तेज आंधी तूफान में पेड़ों की लंबी टहनियां बहुत बुरी तरह मुड़ जाती हैं लेकिन टूटती नहीं है। जी, ये पौधों के लिए एक तरह से योग करने जैसा है। बिना हड्डी टूटे खुद को हवा के बहाव के साथ मोड़ लेना। लेकिन ये लचीलापन नाता कहाँ से? ये लचीलापन कोलेनकाइमा की कोशिकाओं की बनावट से आता है। इन कोशिकाओं के किनारे पेक्टिन और सेल्यूलोज के कारण मोटे होते हैं, जो तनों और पत्तों को एक स्प्रिंग जैसी ताकत देते हैं। एकदम सही। लेकिन पौधे का हर हिस्सा लचीला नहीं होता। जो भाग बहुत कठोर होते हैं वहां स्क्लेरेन्काइमा ऊतक काम करता है। स्क्लेरेन्काइमा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक नारियल का बाहरी कठोर रेशा हो सकता है, या फिर अखरोट का छिलका जो पत्थरों जैसा सख्त होता है। यहाँ निश्चित रूप से कोई अलग रसायन काम कर रहा होगा। हाँ, यहाँ लिग्निन नामक रसायन काम करता है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है। मृत कोशिकाएं? जी, इनकी दीवारें लिग्निन से इतनी मोटी और सख्त हो जाती हैं कि उनके अंदर कोई जगह ही नहीं बचती। मतलब लिग्निन को जीव विज्ञान का सीमेंट कहा जा सकता है। बिल्कुल सही। ये पौधे को यांत्रिक मजबूती देता है। तो पैरेन्काइमा ने खाना जमा किया, कोलेनकाइमा ने लचीलापन दिया और स्क्लेरेन्काइमा ने लोहे जैसी मजबूती दी। ये सब सरल ऊतक थे। अब आते हैं उस नेटवर्क पर जिसे जटिल स्थायी ऊतक या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। जटिल इसलिए क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हाँ, और ये एक पूरी पाइपलाइन की तरह काम करते हैं। इसके दो सबसे बड़े हीरो हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम तो जड़ों से पानी और खनिजों को सोखकर ऊपर ले जाना है। जी, ये एक वन वे या एक तरफा रास्ता है, सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर। और दिलचस्प बात यह है कि जाइलम की ज्यादातर कोशिकाएं मृत होती हैं। मतलब ये सिर्फ खोखले पाइप की तरह काम करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तरीका है। आप ट्रांसपिरेशन पुल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पानी ऊपर कैसे चढ़ता है? हमारे घरों में तो बिजली वाले पंप लगते हैं, लेकिन 300 फीट ऊंचे पेड़ में कोई पंप नहीं होता। ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और जब एक पानी का अणु उड़ता है तो वो अपने पीछे वाले अणु को खींचता है। बिल्कुल, इसी को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। पानी के अणु एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक जंजीर की तरह ऊपर खींचते चले जाते हैं। और ये सब बिना किसी ऊर्जा खर्च किए होता है। प्रकृति की सबसे कुशल परिवहन प्रणाली है ये। वहीं दूसरी ओर फ्लोएम का काम थोड़ा अलग है। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पहुंचाता है ना? हाँ, जिसे फोटोसिंथेसिस या सुक्रोज कहते हैं। फ्लोएम उसे पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। जाइलम के विपरीत फ्लोएम का रास्ता दो तरफा होता है, यानी भोजन जड़ों तक भी जा सकता है और नई खिलती कलियों तक भी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या पेच है? पानी का ऊपर चढ़ना तो बिना ऊर्जा के हो गया, लेकिन इस गाढ़े मीठे भोजन को पूरे पौधे में भेजने के लिए
पौधे को मेहनत करनी पड़ती है। मतलब फ्लोएम में भोजन का परिवहन एक सक्रिय प्रक्रिया है। जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भोजन को फ्लोएम में लोड करने और उसे दूसरी जगह धकेलने के लिए पौधे को अपनी एटीपी यानी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ये तो एक बहुत ही जटिल लॉजिस्टिक नेटवर्क है। हाँ, जहां मांग और आपूर्ति के आधार पर भोजन भेजा जाता है। अब बात करते हैं सुरक्षा और साफ सफाई की, यानी रक्षी ऊतक और वेस्ट मैनेजमेंट। पूरा पौधा बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस की एक परत से ढका होता है जो उसे बचाती है। पत्तियों पर छोटे छोटे रंध्र या स्टोमेटा होते हैं जिनसे गैसों का विनिमय होता है। जी, और जैसे जैसे पेड़ पुराना होता है उसकी छाल या कॉर्क बन जाती है। इस कॉर्क की कोशिकाओं में कुछ खास होता है क्या? इनमें सुबेरीन नाम का एक बहुत ही खास रसायन जमा हो जाता है। सुबेरीन छाल को पानी और गैस के लिए पूरी तरह से अभेद्य बना देता है। इसका फायदा यह है कि पेड़ के अंदर का पानी बाहर वाष्पित नहीं हो पाता। हाँ, और बाहरी फंगस या संक्रमण भी अंदर नहीं आ पाते। सुरक्षा तो समझ आ गई, लेकिन एक बड़ा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, जानवरों के पास तो शरीर से कचरा निकालने के लिए पूरा उत्सर्जन तंत्र होता है। पौधे अपना कचरा, अपना अपशिष्ट कहाँ फेंकते हैं? क्या वे इसे अपने अंदर ही रखते हैं? पौधे अपना कचरा बहुत ही होशियारी से संभालते हैं। कोशिकीय स्तर पर वे रिक्तिकाओं या वैक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी रिक्तिकाएं होती है ना? जी, जिनमें वे विषैले और अपशिष्ट उत्पादों को बंद करके रख लेते हैं ताकि वो कोशिका के बाकी काम में बाधा न डालें। और जो पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, पौधे उनमें भी कचरा जमा कर देते हैं और फिर उस पत्ती को ही गिरा देते हैं। ये जानना और भी हैरानी भरा है कि पेड़ अपने ही कचरे को अपने हथियार में कैसे बदलते हैं। आप हार्टवुड की बात कर रहे हैं? हाँ, जो जाइलम पुराना हो जाता है, जो पेड़ के बिल्कुल बीचों बीच होता है, जब ये पानी ले जाना बंद कर देता है तब पेड़ से अपना डस्टबिन बना लेता है। बिल्कुल, इसमें रेजिन, गोंद और टैनिन जैसे कचरे जमा हो जाते हैं और यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कीमती होता है। इन रसायनों और कचरे के जमा होने से वो लकड़ी बहुत कठोर हो जाती है ना? जी, और उसमें दीमक या सूक्ष्म जीव नहीं लग सकते। इंसान इसी हार्डवुड का इस्तेमाल सबसे महंगे फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे तो अपनी जड़ों के जरिए कचरा सीधे आसपास की मिट्टी में स्रावित कर देते हैं। हाँ, जिससे उनके आसपास दूसरे प्रतिस्पर्धी पौधे न उग सकें। तो इस पूरी व्यवस्था का असल मतलब क्या है? मतलब ये है कि पौधे अपने कचरे का इस्तेमाल खुद को बीमारियों से बचाने के लिए करते हैं और अपनी लकड़ी को अंदर से लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए भी। ये वेस्ट मैनेजमेंट का एक ऐसा स्तर है जिसकी इंसान सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। इस विस्तृत चर्चा ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि एक सिर दिखने वाला पौधा भीतर से कितना सक्रिय है। बिल्कुल, हमने काफी गहरी और वैज्ञानिक बातें कर ली। अब इसे थोड़ा हल्का और मजेदार बनाते हैं। अच्छा, वो कैसे? मैंने इस पूरे विषय के रिसर्च नोट से 30 सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल निकाले हैं। चलिए इन्हें एक रैपिड फायर ट्रिविया की तरह खेलते हैं। अरे वाह, ये तो एक शानदार तरीका है पूरी जानकारी को समेटने का। देखते हैं कि हम इन तथ्यों को कितनी तेजी से कवर कर सकते हैं। तैयार हैं? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पादप ऊतक के मुख्य 2 प्रकार कौन से हैं? बहुत आसान है, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। दूसरा, पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? वो है शीर्षस्थ विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम। तीसरा, पेड़ के तने की मोटाई या चौड़ाई कौन बढ़ाता है? इसका जवाब है पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम। चौथा सवाल, वो घास वाला कटी हुई घास फिर से कैसे उग जाती है? अंतर्विष्ट विभज्योतक के जादुई बैकअप के कारण। पांचवा, स्थायी ऊतक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। छठा, सरल स्थायी ऊतक के 3 मुख्य प्रकार क्या हैं? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सातवां, पौधों में भोजन का भंडारण कौन करता है? ये काम पैरेन्काइमा ऊतक का है। आठवां, जलीय पौधों को पानी में तैरने में कौन मदद करता है? हवा से भरी पैरेन्काइमा कोशिकाएं, जिन्हें एरेन्काइमा कहते हैं। नवां, तेज हवा में पौधों की टहनियों को बिना टूटे मुड़ने का लचीलापन कौन देता है? कॉलेन्काइमा ऊतक का पेक्टिन। 10वां सवाल, पौधों को कठोरता और यांत्रिक मजबूती कौन प्रदान करता है? स्क्लेरेन्काइमा ऊतक। 11वां, नारियल का बाहरी छिलका किस ऊतक का बना होता है? मृत कोशिकाओं वाले स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का। 12वां, स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति किस रसायन के कारण इतनी मोटी होती है? लिग्निन के कारण। 13वां सवाल, जटिल स्थायी ऊतक की पाइपलाइन के 2 प्रकार कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। 14वां सवाल,
जड़ों से पानी और खनिजों को पौधे के ऊपरी हिस्सों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम का एक तरफा नेटवर्क। 15वां, पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम का नेटवर्क। 16वां, जाइलम में परिवहन की दिशा क्या होती है? केवल एक दिशा में, नीचे से ऊपर की ओर। 17वां, फ्लोएम में परिवहन की दिशा क्या होती है? दोनों दिशाओं में, ऊपर और नीचे। 18वां सवाल, फ्लोएम में भोजन का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? सुक्रोज या फोटोसिंथेसिस के रूप में। 19वां, जाइलम ऊतक में एकमात्र जीवित कोशिका कौन सी है? जाइलम पेरेन्काइमा। 20वां, फ्लोएम ऊतक में एकमात्र मृत कोशिका कौन सी है? फ्लोएम फाइबर। 21वां, पौधों की सबसे बाहरी रक्षी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। 22वां, कॉर्क की कोशिकाओं को पानी और गैस के लिए अभेद्य कौन बनाता है? सुबेरिन नामक मोम जैसा पदार्थ। 23वां, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र यानी स्टोमेटा के माध्यम से। 24वां सवाल, पौधों की कोशिकाओं में अपशिष्ट उत्पाद मुख्य रूप से कहाँ जमा होते हैं? बड़ी कोशिकीय रिक्तकाओं या वैक्यूल्स में। 25वां, रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट पौधे के किस भाग में जमा होते हैं? पुराने जाइलम में, जिसे हार्टवुड कहते हैं। 26वां, क्या पौधे अपना अपशिष्ट मिट्टी में भी छोड़ते हैं? जी हाँ, जड़ें कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मिट्टी में स्रावित कर देती हैं। 27वां, पेड़ों की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? कैम्बियम द्वारा बनाए गए वार्षिक वलय को गिनकर। 28वां, जंतु ऊतक और पादप ऊतक में सबसे बड़ा अंतर क्या है? पादप कोशिकाओं में कठोर कोशिका भित्ति होती है और वे जीवन भर बढ़ते हैं। 29वां, संयुक्त संवहनीय बंडल क्या है? ये वो स्थिति है जहां जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर एक साथ मौजूद होते हैं। और अंतिम 30वां सवाल, ऊतक शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? ये श्रेय फ्रांसीसी वैज्ञानिक बिचट को जाता है। शानदार, ये एक बेहतरीन और तेज रिकैप था। वाकई मजा आ गया। इन सभी सवालों और इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि पौधे किसी स्थिर या बेजान पत्थर की तरह नहीं है। बिल्कुल, उनके भीतर लगातार निर्माण, भौतिकी पर आधारित परिवहन और रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन का एक अविश्वसनीय और बहुत ही जटिल नेटवर्क चल रहा है। जाइलम, फ्लोएम और विब्जियोतक मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जो खामोशी से अपना काम करता रहता है। इस तंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये बिना किसी शोर के काम करता है। हाँ, और बिना किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत पर निर्भर हुए जीवन को पनपने देता है। ये अपने आप में प्रकृति का एक अद्भुत मास्टरपीस है जो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। आज की इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार पर गौर करना दिलचस्प होगा। वो क्या? सोचिए, अगर इंसान पौधों के इस डिजाइन की नकल कर सके, बायोमिमिक्री के जरिए ऐसी इमारतें बना सके जो बिना किसी मोटर या बिजली के पानी खींच सके, ट्रांसपिरेशन पुल की तरह सैकड़ों फीट ऊपर तक, हाँ, और जो अपना कचरा फेंकने के बजाय उसी कचरे का इस्तेमाल अपनी ही दीवारों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कर लें, तो भविष्य का हमारा आर्किटेक्चर कैसा होगा? ये तो दिमाग घुमा देने वाला विचार है। क्या इंसान की इंजीनियरिंग कभी उस शांत और स्थिर किले की बराबरी कर पाएगी जो एक